हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करें, इंडियन पॉलिटी की, तो उसका लाइव सेशन 5th है और 1500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे 4 सेशन आ चुके हैं। 5वें सेशन के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लाइव सेशन को मैं एक बार शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपने पिछली की 4 वीडियो अगर देख ली हैं तो यकीन मानो 5 वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो लगातार, तो 5 वीडियो के बाद आपके पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्ज़ाम्स को लेके आपके लगभग 50% क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएंगे सिर्फ 5 वीडियो से। अगर आप 10 वीडियो इसके लगातार देख लेते हो, लगभग आपके 80 से 90% जो है आपका एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पॉलिटी का, क्योंकि हमने जो आपको डिस्कशन के साथ जो मैटर आपको प्रोवाइड करवाया है उससे अभी आपको शायद थोड़ा सा इतना मोटिवेशन ना मिले या अभी इतना कॉन्फिडेंस ना मिले आपको, लेकिन जैसे ही आपकी 10 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी लगातार देखने के बाद, पहली 10 वीडियो, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो 90% आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा इंडियन पॉलिटी को लेके। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी एक बार लाइव जुड़ गए हैं अच्छी बात है। आते ही एक बार सबसे पहले तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि कंटेंट आपको जो मिलेगा वो यूनिक मिलने वाला है। ठीक है, और आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिल जाता है ताकि मैं लाइव के दौरान आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें साथ में करवा दूं। चलिए इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं। कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था अनुच्छेद 131 के अंतर्गत के अकॉर्डिंग वाला। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार करती है वो करती है केंद्रीय मंत्रिमंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, यानी कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है चुनाव को लेके। तो ये राज्य सरकार लेती है निर्णय। ठीक है, क्योंकि राज्य सूची का विषय है तो इसीलिए राज्य सरकार लेगी। उसके बाद अगर हम बात करें 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। अगर यहाँ पे बात की जाए जैसे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, इनके रिगार्डिंग जो सीटें रिजर्व की गई हैं आपकी लोकसभा के अंदर है और विधानसभा के अंदर है, जबकि राज्यसभा के अंदर कोई भी ऐसी आपकी रिजर्वेशन सीट का प्रावधान नहीं है। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी भाई, आपका राज्यसभा के अंदर, ठीक है, राज्यसभा हो चाहे आपकी विधान परिषद हो, इनके अंदर लोकसभा, इनके अंदर जो भी अनुसूचित जाति है और जनजाति है उनके रिगार्डिंग कोई भी रिजर्वेशन सीट्स का आरक्षण नहीं मिलता। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोकसभा के लिए। तो लोकसभा की अगर मैं बात करूं 2008 के प्रीसिमन आयोग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2008 के अंदर जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें थी लोकसभा के अंदर वो कितनी थी, 79 थी, अनुसूचित जाति के लिए थी। और अगर आपकी बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, अगर अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सीटें थी वो 41 थी। ये 2008 के प्रीसिमन ने फिक्स की थी। उसके बाद जो अगला प्रीसिमन था, मार्कर चेंज कर लेते हैं और ये देखो, अब उसके बाद जो अगला प्रीसिमन बैठा था 2008 के बाद, यानी कि जो प्रीसिमन 2008 तक ये थी, और 2008 के अंदर जो प्रीसिमन था उस प्रीसिमन की रिपोर्ट के अनुसार क्या था 2008 के बाद यहाँ पे जो 79 सीटें थी, ये 79 सीटें +5 हो गई थी, यानी कि यहाँ पे कितनी हो गई थी, ये 84 हो गई थी, और जो 41 थी ये 6 बढ़ गई थी, और ये कितनी हो गई थी, 47। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर जो लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के अंदर ही इनका प्रावधान होता है। विधानसभा के अंदर अलग अलग राज्यों की अलग अलग आपकी सीटें निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा के अंदर रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं, हरियाणा के अंदर जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं तो 90 आपकी विधानसभा की सीटें हैं, 90 में से 17 सीटें, ठीक है, जो 17 सीटें हैं 90 में से वो आपकी रिजर्व हैं 90 में से। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम बात करें हरियाणा जीके के टॉपिक की, तो हरियाणा जीके का मैं टॉपिक आपको बता ही देता हूं यहाँ पे। भाई हरियाणा जीके के अंदर ऐसे कौन कौन से 4 जिले हैं जिनकी सीटें रिजर्व नहीं हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं तो ये आपको जल्दी से बताना है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। फिर हम बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद में भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर हम बात करें पंचकूला की, पंचकूला के अंदर भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। और उसके बाद है आपका नूहू, ठीक है, नूहू, नूहू यानी कि मेवात, तो मेवात के अंदर भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। यानी कि हरियाणा के ऐसे आपके 4 ज़िले हैं। और 5वां ज़िले की अगर हम बात करें चरखी दादरी,
ठीक है। अब चरखी दादरी भी जिला है, तो चरखी दादरी हमारा 5वां जिला हो गया जिसके अंदर कोई सीट अभी तक रिजर्व नहीं है। क्लियर है। तो ये आपके 4 जिले ही पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम के अंदर। चरखी दादरी अभी अपवाद रहेगा क्योंकि अभी इसका सारा सिस्टम जो है वो इसका प्रिसीमन आयोग नहीं बैठा, इसके रिगार्डिंग अभी सारी चीज़ें डिसाइड नहीं की गई है। लेकिन फिर भी अगर हम बात भी करें तो 4+1 यानी कि आपके 5 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। क्लियर है। और झज्जर आपका एक ऐसा जिला है जो खुद रिजर्व है। ठीक है, झज्जर आपका एक ऐसा जिला है जो खुद रिजर्व है। और अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसकी जो रिजर्वेशन सीट है आपकी, कुरुक्षेत्र की तो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र की रिगार्डिंग नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है। चलो हरियाणा जीके का वो दूसरा क्वेश्चन की लैब पकड़ गया था मैं, तो छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को। कुरुक्षेत्र की शाहबाद है, उसको छोड़ देते हैं अभी। तो ये आपके 4+1 ऐसे जिले हैं हरियाणा के जिनके अंदर कोई रिजर्व सीट नहीं है, जबकि 17 आरक्षित सीटें हैं, प्रत्येक जिले से एक है। अगर जैसे हम हिसार से हैं तो हिसार की अगर मैं बात करूँ, हिसार से जो आपकी सीट है वो है रिजर्वेशन की उकलाना। ठीक है, हिसार से उकलाना है आपकी, और भिवानी से भवानीखेड़ा है। अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की, मैं वैसे तो आपको सारे के सारे 17 के 17 डिस्ट्रिक्ट की बता सकता हूं, लेकिन आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो हरियाणा जीके का टॉपिक है, जबकि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, एक इंडिया जीके का टॉपिक है, क्योंकि इसको सिर्फ हरियाणा के लोग नहीं देखते, बाहर के लोग भी देखते हैं। इसी वजह से इस क्वेश्चन को यहीं पर स्किप करेंगे। क्लियर है। हाँ जी, लाइव सेशन अच्छा चल रहा है? जल्दी से कमेंट करके ये बताया करें भाई लाइव सेशन ठीक चल रहा है। एक बार जल्दी से यस और नो करके बताएं लाइव सेशन कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो यस लिखें, अच्छा नहीं लग रहा आपको तो नो लिख सकते हैं आप। फिर रीज़न लिख देना कि आपका रीज़न क्या है, किस वजह से नो लिख रहे हैं। क्लियर है। आगे देखो, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था भाई जो मुसलमान थे वो अलग से, मुस्लिम लीग जो थी अलग से मुसलमानों के लिए एक संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। उसके बाद संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने का उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो लोकतंत्र की अगर हम बात करें यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है प्रस्तावना को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। तो अगर हम बात करें, जैसा आपको याद होगा, तो वो 24 दिसंबर की बात है, 24 दिसंबर, ठीक है, 1950 को, 24 दिसंबर 1950 की अगर मैं बात करूं, ये आपकी अंतिम बैठक हुई थी और इसी बैठक के अंदर इनका जो है निर्वाचन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, ये पहली 2 बार अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये सबसे पहले क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। ठीक है, ये मनोनीत किए गए थे, यानी कि इनका जो कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में, उस समय कोई चुनाव नहीं हुआ था, डायरेक्ट इनको मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद फिर ये 2 बार क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो प्रस्तावना के अंदर भाग स्थान दिया है ये। उसके बाद है किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो सवर्ण सिंह समिति के तहत की गई है आपके मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताए थे कौन से देश से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। देखो अधिकार, मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया था, ऐसे अधिकार और ऐसे अमेरिका, और कर्तव्य का फिर क्या रह जाएगा? मौलिक कर्तव्य का सोवियत संघ। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए थे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरलिंक करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72 एक गैक की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? ये सिर्फ केवल और केवल राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या राज्यपाल भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय सदन के ये जो प्रमुख होते हैं उसका होता है। सदन का प्रमुख कौन होता है? अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सभापति होता है। तो यानी कि सदन के प्रमुख का होता है, जो सदन का पदेनाध्यक्ष होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली है? समवर्ती सूची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची के अंदर दिए गए हैं। ये भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? ये सारे का सारा जो कार्यों का बंटवारा करता है विभिन्न मंत्रालयों का, वो करता है मंत्रिमंडल का सचिवालय। ठीक है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो उस समय 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत ये आपका जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान संशोधन के तहत
जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर होते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर होते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, तो अन्य न्यायाधीश के बराबर होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन। अगर आपसे महान्यायवादी का पूछा जाए तो महान्यायवादी का भी इसी के समकक्ष होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए जनरल एडवोकेट, जनरल एडवोकेट ये कौन होता है? जनरल एडवोकेट, जनरल एडवोकेट होता है भाई महाअधिवक्ता। जैसे केंद्र के अंदर क्या होता है? महान्यायवादी। ठीक है, केंद्र के अंदर क्या होता है? महान्यायवादी होता है। उसी तरीके से राज्य के अंदर क्या होता है? जनरल एडवोकेट होता है महाअधिवक्ता। ठीक है, महाअधिवक्ता। तो महान्यायवादी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तो होगी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर, क्योंकि ये सेंटर के अंदर होते हैं। और राज्यों के अंदर होता है महाअधिवक्ता, तो उसी के बेस के ऊपर, उच्चतम न्यायालय के बेस के ऊपर, जैसे राज्यों के अंदर क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालयों के जो अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि इसी के समांतर चलती हैं सारी चीज़ें। जैसे ये इसके समांतर है, उसी तरीके से आपका महाधिवक्ता इसी के समांतर चलेगा। तो इसके समांतर क्या होता है? उच्च न्यायालय। और ये उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं, तो ये उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे, ऐसे याद रखना है। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ठीक है, 2 संघ राज्य क्षेत्रों में, दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर है, आपको पता है। तो ये संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो दिल्ली और पुदुचेरी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर विधानसभा की 7 सीटें हैं, और पांडिचेरी की अगर बात की जाए तो पांडिचेरी की जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो पांडिचेरी की जो सीटें हैं वो कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, दिल्ली की 7 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर विधानसभा है, जबकि पांडिचेरी की अगर बात की जाए तो पांडिचेरी के अंदर कितनी सीटें हैं ये आप बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो दिल्ली की अगर बात करें तो मात्र 2 हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अब वो नहीं है। क्यों नहीं है? ये पहले करते थे, अब जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और अब जो भारत के अंदर अन्य राज्यों का प्रावधान है, उसी तरीके से अन्य जो यूटी का प्रावधान है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी यूटी की तरह ही सारी चीज़ें होगी। अब पहले होता था ये, अब नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा किया गया है। ये मौलिक आपके अधिकार हैं, इन्हीं के अंदर आता है ये। और इसी के अंदर अगर हम बात करें तो ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों या कहीं भी काम करने की मनाही है। इसी के रिगार्डिंग आपका अनुच्छेद 23 बताता है आपको। संविधान की प्रस्तावना के अंदर किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो ये गणतंत्र आपका शब्द जो है, इसका मतलब यही है कि जो भारत है, भारत एक गणतंत्र राज्य है, यानी कि उसके अंदर कोई भी राजा का जो अध्यक्ष होगा, यानी कि राजा का अध्यक्ष उसका संतान नहीं होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है, कि उसकी संतान हो। उसके बाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 1, 2, 4। ठीक है, अनुच्छेद 1, 2, 4 है, 124 के अनुसार है आपका। ठीक है, उसके बाद है आगे लाइव सेशन को शेयर करते रहें। जो नए जुड़े हैं, एक बार आप सभी का भी स्वागत है हमारे लाइव सेशन के अंदर। चलते रहें आगे लाइव सेशन के साथ। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन से है, क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। उसके बाद सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2-3 वीडियो में बार बार आ चुका है, इसी वजह से देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन रिपीट होता है ना आपका, उसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार उसको टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। क्योंकि हम जो मैटर उठाते हैं वो बार बार एग्जाम से उठाते हैं, फिर उनको थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर उनमें से कुछ क्वेश्चन तो निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन रह जाते हैं। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके बार बार आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर आया है इसीलिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 में, और इसको समाप्त कद कर दिया गया, यानी कि कब किया गया इसको समाप्त? और ये 31 अक्टूबर को क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को ये राज्य की बजाय क्या बन गया? एक यूटी बन गया। ठीक है, राज्य के बजाय ये यूटी बन गया। 31 अक्टूबर से पहले ये राज्य का दर्जा था इसके पास, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हो गया? इनको पूर्ण रूप से एक यूटी का दर्जा मिल गया। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है, एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है। ठीक है, उसके बाद 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली।
ठीक है। फजल अली आयोग आपने नाम सुना होगा, तो इसी के उनसे मिलता है आपका ये न्यायमूर्ति फजल अली आयोग 1953 के अंदर जो राज्य पुनर्गठन आयोग है। कल हमने इसके बारे में अच्छे से चर्चा की थी, बताया भी था राम लुल्लू था जिन्होंने 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी, और उसी के बेस के ऊपर आंध्र प्रदेश जो आपका पहला राज्य था, तेलुगु भाषी पहला राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद प्राण और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 21 से है। इसके अंदर आपका मौलिक अधिकारों के अंदर मिलता है ये वर्णन। उसके बाद है भाग 3 का ही पार्ट है ये अनुच्छेद 21। भारत सरकार के 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया गया? 7वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है आज की वीडियो का। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व के अंदर की गई थी। ठीक है। किसी सदस्य द्वारा संस्कार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाही की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, किसी भी सदस्य के द्वारा सरकार की, ठीक है, कोई भी ऐसा सदस्य है जो सरकार की कोई भी विशेष नीति है या कोई भी कार्यवाही है उसकी आलोचना करे, उसकी आलोचना से कोई भी प्रस्ताव लेके आए, उसको गलत ठहराने की कोशिश करे उचित तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे निंदा प्रस्ताव। याद रह जाएगा ना, निंदा प्रस्ताव। यानी कि निंदा का मतलब क्या हो गया? उसकी बुराई करना ही हो गया, उसकी आलोचना करना ही हो गया। ठीक है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं भाई अधिकार परीक्षा। ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मैंने कल बताया था यूएसए के अंदर दोहरी है और स्विट्जरलैंड के अंदर तिहरी नागरिकता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वी.जी. खरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ये लोक सेवा आयोग जो है 315 के तहत किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन मिलता है 312 के अंदर। ठीक है। लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका है तो आपका ये है 315 में। और अखिल भारतीय सेवाएँ यानी कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और इसी की जो तीसरी ब्रांच है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये आपकी 3 सेवाएं हैं जो आती हैं आपकी अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित कितने विषय दिए गए हैं? अगर पंचायती राज की बात है तो 29 विषय दिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए पंचायती की बजाय आपका नगरीय स्वशासन के बारे में तो वहाँ पे 17 विषय दिए गए हैं। ठीक है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय के मानने के लिए बाध्य होगा? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर। ठीक है, उन्होंने किया था ऐसा ये, क्योंकि उस समय क्या है वीटो पावर का प्रयोग किया गया था और वीटो पावर के प्रयोग की वजह से ही उन्होंने ऐसा किया है। फिर हम बात करते हैं वीपी सिंह ने किया था वीटो पावर का प्रयोग, आपने नाम भी सुना होगा। राष्ट्रपति करवाएंगे तो अच्छे से बताएंगे आपको, क्योंकि राष्ट्रपति आपका बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसीलिए हम वहाँ पर करवाएंगे। अभी इससे भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा संसद का जो आपका टॉपिक है वो हमारा लाइव सेशन की बजाय ऑफलाइन सेशन चल रहा है उसका, और वो थ्योरी बेस्ड क्लासेज हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार वो देख लेंगे तो आपको ये आपकी जो पॉलिटी है वो आपको 70% जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर संसद से पूछे जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा याद रखिए आप उसको। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 के अंदर हुआ था। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत हुआ करता था उस समय, तो संयुक्त प्रांत कहते थे हम। तो संयुक्त प्रांत के अंदर बहुत सारे राज्य आते थे। इसके बारे में जब हम आपको पहला चैप्टर करवाएंगे कि आपका जो इतिहास क्या है पूरे की पूरी संविधान सभा के बारे में, तो फिर हम उसके बारे में आपको जब डिटेल में करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोबारा आया है। किसने कहा कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? तो ये दुर्गादास बसु ने कहा था, इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? वैसे नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से हमने लिए हैं, याद रखना है ये भी आपको। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति
कर सकता है, नहीं कर सकता था भाई, ठीक है। अब नहीं कर सकता ये एंग्लो इंडियन को, पहले कर सकता था 16वीं लोकसभा तक। 17वीं लोकसभा से आपका कोई भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकता। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी चाहनी है, पूरी की पूरी एंग्लो इंडियन अभी तक कौन एंग्लो इंडियन है जो सबसे ज़्यादा बार बना है, तो इसकी हमारी थ्योरी क्लासेज है लोकसभा वाली, ठीक है। तो लोकसभा का शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर है वो, तो वो आप जरूर देखें, दूसरा या तीसरा लेक्चर, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ दिया गया है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता, तो उस समय नहीं होता जब वह संसद का सदस्य नहीं रहता। अगर संसद का सदस्य ही नहीं रहेगा तो फिर मताधिकार कैसा उसका, ठीक है, यानी कि मत पर अधिकार कैसा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कर्तव्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, ये राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, ठीक है। देखो आपका जो लाइव सेशन है, मैं बहुत कम बात करता हूँ लाइव सेशन के दौरान, आपके क्वेश्चन जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो कुछ बच्चे अभी बोर हो रहे होंगे तो बोर मत हुआ करें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं लाइव सेशन को कंप्लीट नहीं देखते, तो लाइव सेशन को कंप्लीट देखने की कोशिश किया करें। आपके जो 5 लाइव सेशन है, एक बार आप इनको कंप्लीट देख लोगे जैसे ही, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और 5 के बाद अगर आपके 10 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो 10 सेशन के अंदर आपके लगभग 90% क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस आपके नहीं होंगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा अच्छे ध्यान दे के पढ़ोगे तो। जैसे ही हमारा 1500 क्वेश्चन का कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कितना ही बड़े एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस कैसे करना है, किसी क्वेश्चंस को लेकर डिबेट कैसे करनी है, तो आप किसी से भी डिबेट कर सकते हो, इतने आप समकक्ष हो जाओगे, इतने आप एबल हो जाओगे, योग्य हो जाओगे, ठीक है। तो आपका एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो है सिर्फ 1500 क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 1500 क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो डिस्कशन दे रहा हूँ आपको, वो लगभग इनका 3 गुना आपके क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहा है, लगभग 4500 क्वेश्चन बना रहा है आप लोगों के ये, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेंगे आपके एग्जाम में। अब देखो आगे बात करें, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था, तो नीलम संजीव रेड्डी का हुआ था आम सहमति से चुनाव। अगर आपने नाम सुना है नीलम संजीव रेड्डी, बड़ा ही प्यारा और सुंदर नाम है। ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति से पहले 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। इनके बारे में सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रथम ऐसे लोकसभा स्पीकर थे जो आपके यानी कि किसी कांग्रेस दल से सदस्य नहीं थे। यानी कि कांग्रेस के दल से अगर हम बात करें तो जितने भी अभी तक इनसे पहले जो भी आपके लोकसभा अध्यक्ष चुने गए वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन ये जो आपके थे ये जनता दल से थे। यानी कि जनता दल से, विपक्षी दल से पहली बार चुने गए थे, कांग्रेस के नहीं थे ये पहले लोकसभा अध्यक्ष। पहली खास बात तो इनकी ये है। दूसरी खास बात क्या थी, ये 2 बार इन्होंने कार्यकाल किया लोकसभा स्पीकर के रूप में, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर के रूप में इनका कार्यकाल 1 और 2 बार था। दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। फिर इससे तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने लोकसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दिया था। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद, यानी कि लोकसभा सदस्य की शपथ होती है, यानी कि लोकसभा स्पीकर होते हुए पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना इस्तीफा खुद दिया, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, भाई याद रखेंगे आप, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता, जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, तो तब वो मतदान का अधिकारी नहीं होगा। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर संविधान में इस संबंध के अंदर वैसे तो कोई सीमा का उल्लेख नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। लेकिन अभी इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया है। उस प्रावधान के अंदर मैंने आपको बताया था, जो अभी आपके मंत्रिपरिषद है उसके अंदर आपकी जो 15% है, वो 15% के अंदर आपके मंत्रिमंडल होना चाहिए आपका, 15% से कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हमने जो थ्योरी क्लासेज है, अब जब आप थ्योरी क्लासेज को देखोगे तो उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल से बताई गई हैं सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर करवाएंगे तो फिर उन थ्योरी क्लासेज का मतलब नहीं रहता, इसी वजह से थोड़ा सा थ्योरी क्लासेज को ज़्यादा देखें आप। ये आपका क्वेश्चन बेस है, तो क्वेश्चन बेस आपका जो है रफ एंड टफ जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक कर सको, इसी वजह से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है
केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत करते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से राज्यपाल के समकक्ष होंगे। ठीक है। फिर हम बात करें संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसीलिए दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय, संविधान की आत्मा कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके अंदर। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके ये दिए गए हैं संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51 क। ठीक है। 51 क कह सकते हो, अनुच्छेद 51 क में। ठीक है। उसके बाद देखो किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो इसका क्वो वारंटो का है ये व्हाट इज योर अथॉरिटी शाब्दिक अर्थ। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व करती है? तो 14 वर्ष तक की आयु तक, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो भी है वो बिल्कुल फ्री दिलाई जाएगी। ठीक है। और ये जो वर्णन मिलता है ना ये आपका तीनों जगह मिलता है, मौलिक अधिकारों में मिलता है, कर्तव्यों में भी मिलता है और आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी मिलता है। इंपॉर्टेंट है भाई ये। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये सेशन अच्छा लगा है एक बार आप हमें बताएं अभी कमेंट करके। वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब आपके कमेंट जो भी हैं, जो भी सजेशन है, आप एक बार कमेंट करके हमें बताएं। जल्दी से बताएं भाई आप अपना कमेंट, ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकें। सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, एक बार थम्स अप करके बताएं। सेशन अच्छा लगा है थम्स अप करें, अच्छा नहीं लगा नो लिख दें, एन लिख सकते हो, नो नहीं लिखना चाहते तो अच्छा लगा है वाई लिख सकते हो शॉर्ट में। ओके, थैंक यू। आप सभी ने अपना इतना कोऑपरेट किया, इतना अच्छा कोऑपरेशंस के साथ साथ आपने वीडियो यहाँ तक देखी। थैंक यू आप सभी का। हैव ए गुड नाइट।